Moving on to next topic, we have linear momentum. लीनियर मोमेंटम के नाम से पता चल रहा है, ठीक है, मोमेंटम तो हम करेंगे ही, बट लीनियर मीन्स जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ना हम अकॉर्डिंग टू बुक करेंगे। हमें पता है मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमने क्लास 9 में किया था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। P इज इक्वल टू m इंटू v। याद आ गया होगा क्या होता है, राइट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर टाइम स्केलर हमारे पास रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा। इस केस में हमारे पास मोमेंटम भी जो है वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम भी जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये चीज हमें पता चलेगी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन जो है हमारे पास मोमेंटम की आएगी। अगर वेलोसिटी राइट डायरेक्शन है तो मोमेंटम भी राइट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अब यहाँ पर ना हमें ये चीज पता है कि जो मोमेंटम है इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल है, लेकिन जो मोमेंटम है ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये जो मोमेंटम है ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हमारे पास। क्या है, मेरे पास नीचे जमीन पे के ऊपर क्या है, एक गाड़ी खड़ी है। मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी ली है, देखो बड़ी सुंदर सी लैम्बोर्गिनी है मेरी, रेड कलर की। ठीक है, और ये लैम्बोर्गिनी मैंने एक बिल्डिंग के पास खड़ी कर दी। ठीक है, ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी मेरी है, सारा कुछ मेरा है। दविंदर कौर बहुत अमीर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने आपको खड़ा कर दिया और बोला पत्थर फेंको, तो मैंने आपको इतना छोटू सा पत्थर दिया है जिसका मास स्मॉल है। आपने उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई की, वो पत्थर क्या एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ नीचे गया, पर उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी लैम्बोर्गिनी वैसे की वैसे बड़े आराम से पड़ी रही। फिर मैंने आपको दिया पत्थर का बड़ा भाई, ये वाला पत्थर, इसका मास बड़ा हो गया। जब इसका मास बढ़ गया, आपने पत्थर उठाया और बड़े शौक से, हाँ जी मैम हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने मेरी तोड़ दी लैम्बोर्गिनी। देखो शर्म नहीं आती आपको, बेचारी का डेंट पड़ गया, यहाँ पे शीशे सारे टूट गए। दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों सिनेरियोस में हमारे पास सेम वेलोसिटी थी। डिफरेंस वाज ऑफ मास, दैट मींस हायर द मास हायर द मोमेंटम, राइट। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास मोमेंटम लगेगा, तभी उतना ही ज्यादा हमारे पास यहाँ पर डैमेज आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपके हाथ में एक गोली पकड़ा दी, डिस्प्रिन वाली गोली नहीं है, ये खूबसूरत सी देवेंद्र कोट खड़ी है। मैंने आपके हाथ में क्या बुलेट पकड़ा दी, बुलेट छोड़ो, वो छोटे से पत्थर होते हैं, छोटे से पत्थर पकड़ा दिया। मैंने कहा फेंको मेरे पर, आपने बोला नहीं मैम ऐसे नहीं करते। मैंने फिर जोर लगाया, आपने चलो फेंक दिया, मेरे मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी, थोड़ा सा दर्द हुआ। फिर मैंने आपको दे दी एक पिस्टल। ठीक है, ये मैंने पिस्टल दे दी, इसके अंदर वो पत्थर डाल दिया। चलो बुलेट थी तो बुलेट डाल दी, पहले वाले केस में अगर आपने बुलेट कंसिडर किया, अगर अभी पत्थर कंसिडर किया तो पत्थर डाल दिया। तो वो आपने सोचा जब मैंने हाथ से मारा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बुलेट से मार देती और उसने तो मुझे इंजरी कर दी। शर्म नहीं आती अपने टीचर को मारते हो, कैसे बच्ची हो। ठीक है, इससे तो मेरा खून निकल आया। अब इस केस में क्या हुआ, दोनों पत्थरों का मास सेम था, मास क्या था सेम, इसमें मास क्या था डिफरेंट, लेकिन इसमें वेलोसिटी डिफरेंट होगी। कैसे? पहले तो आपने अपना जोर लगाया, दूसरे के उसमें वेलोसिटी कम थी, लेकिन जब आपने इसमें एक रिवॉल्वर की मदद ली जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा और उससे वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसने डैमेज किया। दैट मीन्स हायर द वेलोसिटी हायर द मोमेंटम। ये बात समझ में आ गई आपको? यस मैम। अब मोमेंटम का यूनिट निकालना है।
यूनिट कैसे निकालोगे? मास किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। वेलोसिटी किसमें मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। ये हमारा एसआई यूनिट आ गया। तो सीजीएस क्या हो गया? किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, सेकंड की जगह पे सेकंड रहेगा। सीजीएस यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? देखो हमारे पास मास पड़ा है, ठीक है, मास का एम पड़ा है, यहाँ पर किलोग्राम है, यूनिट से बनाना होता है ना। मास पड़ा है, लेंथ पड़ी है तो लेंथ आ गई, टाइम पड़ा है बट वो इनवर्स में है तो टाइम -1 आ गया। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज है, अभी तक तो हमने जैसे हाँ दो बॉडीज ही कंसिडर किए काइंड ऑफ। दो बॉडीज है तो उसके रिलेटेड हमारे पास दो तीन केसेस हैं जिसमें मोमेंटम जो है हमारा वरी करता है। वेरिएशन ऑफ मोमेंटम देख लिया हमने। व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल और डिफरेंट मासेस हैव इक्वल और डिफरेंट मोमेंटम। सबसे पहले हम लेंगे केस वन। केस वन लेते हैं, फिर करेंगे केस टू, देखते हैं केस थ्री भी अगर इसे देख लिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास सेम है, दैट इज एम। ऑब्जेक्ट ए का भी मास सेम है, ऑब्जेक्ट बी का भी मास एम है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। ए की वेलोसिटी है v1, बी की वेलोसिटी है v2, और हमें पता है जो v1 की वेलोसिटी है वो ज्यादा है v2, यानी कि ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज्यादा है। अब दोनों में वेलोसिटी में चेंज आती तो डिफरेंट मोमेंटम होगा। तो p1 आएगा इसमें m v1, p2 आएगा इसमें m v2। क्या करेंगे? इसको नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड नंबर 1 बाय नंबर 2, या जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, एम बी वन ओवर एम बी टू। अब मास सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा? पी वन ओवर पी टू इज इक्वल टू वी वन ओवर वी टू। दैट मीन्स अब ये दोनों आमने सामने पड़े हैं, अगर इनवर्स हो तो उल्टा होता। अब अगर आमने सामने पड़े, अगर हमने पहले कह दिया कि वी वन वी टू से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? P1 भी P2 से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली पिछली वाली एग्जांपल ले लें जो गोली वाली थी, उसमें वेलोसिटी कम थी तो मोमेंटम भी कम था, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया, तो उससे दो सेम चीज हमारे पास आ गई। बस इसको हमने क्या किया, काइंड ऑफ मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। अब इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ही बनाएंगे, एम वी ग्राफ होगा वो हमारा। इस डायरेक्शन में हमारे पास मास चल रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी चल रही है। अब देखिए, जब मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या मतलब आप कह लीजिए कि सॉरी, यहाँ पे मोमेंटम होगा, सॉरी मास कह रही है मैंने, मास का तो हमने चेंज नहीं किया, मास तो सेम था। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी हमारा मोमेंटम बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये स्लोप आ जाएगी। तो ये बात है, जैसे मान लो वेलोसिटी बढ़ती गई, पहले 5 थी, 10 थी, 15 थी, वैसे ये 5 10 15 वैसे वैसे बढ़ता गया, तो हमारे पास ये स्लोप आ गई। इस स्लोप में हमारे पास, इस केस में हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी, जो मास था हमारे पास वो कांस्टेंट था, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट थी। वेलोसिटी हमारी जो थी वरी कर रही थी, उसी कारण हमारा मोमेंटम भी जो है वरी करता रहेगा। समझ में आई बात? यस मैम। अब हम दो बॉडीज लेंगे अगेन। इस केस में हमने क्या किया, एक तो मास ले लिया m1, एक मास ले लिया m2। दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम। दैट मीन्स इसकी भी v है, इसकी भी v है। तो इस केस में हमें अभी तक ये नहीं बताया, चलो हाँ यही कंसिडर कर लेते हैं कि जो m1 है वो हैवी है एज कम्पेयर टू m2, यानी कि m1 की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू m2 से। तो वैसे तो पता ही है मास ज्यादा होगा, मेरी कार भी तो थोड़ी सी, बड़ा पत्थर मारोगे तो
विस्तार फूटेगी, छोटा पत्थर बड़ा विस्तार फूटे, तो ये सेमी होगा, दैट मींस मास का डिफरेंस हो गया, राइट। तो सेम जैसे पहले किया था वही करना है। ए ऑब्जेक्ट का ले लिया P1 इज इक्वल टू M1V, अब यहाँ पर M1V आएगा, P2 ले लिया M2V, हमारे पास आ गया P1 ओवर P2 दैट इज M1V ओवर M2V, V के साथ V कैंसिल, हमारे पास P1 ओवर P2 के आ गया M1 ओवर M2, दैट मीन्स अगर हमारे पास M1 M2 से बड़ा है तो जो P1 है वो भी P2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब इसके रिलेटेड भी हम ग्राफ बनाएंगे, इसके रिलेटेड जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो होगा PM ग्राफ, इस साइड P, इस साइड M, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है ये P भी जो है वो बढ़ता जाएगा, मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, तो ये हमारे पास एक स्लोप आ जाएगी। स्लोप में क्या रिक्वायरमेंट होगी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो देखिए ये दो सिनेरियो तो हमने पहले मतलब फनी एग्जांपल के साथ समझ लिए थे कि ये सारी चीजें, मैंने कहा था यहाँ पर 3 केसेस हैं, तो केस 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, केस 3 इज क्वाइट डिफरेंट। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट ए, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बी, इसके पास है लीनियर मोमेंटम 1, इसके पास है लीनियर मोमेंटम 2, लेकिन ये आपस में इक्वल है, वैल्यू सेम है। अब इसको मैंने P1 का नाम दिया है, तो मुझे ये तो नहीं रिक्वायरमेंट कि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मैंने इसका M1 V1 ले लिया, इसका M2 V2 ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो अगर मैं V वाली साइड एक साइड करूँ, M वाली चीजें एक साइड करूँ, तो मेरे पास V1 ओवर V2 किसके इक्वल हो जाएगा, M2 ओवर M1। देखो यहाँ पर उल्टा आ रहा है, V1 के सामने M2 आ रहा है, V2 के सामने M1 आ रहा है, दैट मीन्स अगर मास ज्यादा होगा तो जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। दो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस केस में जो हमारा ग्राफ है बेटा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। वो डिफरेंट कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास आ गया M, यहाँ पर आ गया V। अब इस केस में अगर हम देखें जो वेलोसिटीज होंगी ऑब्जेक्ट की उनका लीनियर मोमेंटम एक तो होगा, लेकिन वो जो वेलोसिटीज होंगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी एक दूसरे के मासेस के। तो जब भी ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आता है हमारे पास है इस तरह से कर्व आ जाती है, इस तरह से हमारे पास ये कर्व आ जाती है, इसमें हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट चल रहा है। दैट मींस जब दो ऑब्जेक्ट होंगे उनका इक्वल लीनियर मोमेंटम होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज से चलेगा, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हैवियर वन से। तो ये बात होगी, एक मोटा बच्चा है एक पतला बच्चा है, मोटे बच्चे से धीरे भागा जाएगा, पतले बच्चे से तेज भागा जाएगा। बड़ी गेंद है, एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई की, लेकिन ये ज्यादा स्पीड पकड़ रहा है, ये कम स्पीड पकड़ रहा है, अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तब ये चीज होगी, तो मोमेंटम सेम नहीं है तब हमारे पास डिफरेंट सिनेरियो होगी, ठीक है। अब आगे हम रिवाइज करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने किए थे, डिस्कशन भी करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अभी बेटा जी हम बात करते हैं पहले हमारे प्यारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अब जैसे गैलीलियो वाला हमारे पास 1642 तक चला था ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमारे पास 1642 से लेके 1727 तक इसने मतलब बताया हमें 1642 से।
तो उसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने क्या किया, गैलीलियो के लॉ को ही फिक्स किया बट उनको बेटर तरीके से एक्सटेंड कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जो हर एक बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये वैसे ही रहेगा जब तक, unless or until it is compelled by some external force to change that state. अगर सॉरी अगर रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में तो उसी में रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है। पता ही है, बुक है टेबल पे पड़ी है, रेस्ट पे रहेगी जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे। ठीक है, साइकिल है आपका मूव कर रहा है, ये आपका साइकिल है, देखो कितना अच्छा साइकिल बनाया मैंने, ये मूव करता रहेगा जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी, अगर फ्रिक्शन आ गई तो ये क्या धीरे धीरे कम होकर रुक जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो काइंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो उसने इनर्शिया ही उठा लिया ऑफ स्टेट एंड ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास एक चेंज आता है, जो हर एक बॉडी है वो कंटिन्यू करेगी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में गलत पढ़ाने लगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही करवाने लगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ऑफ अ बॉडी, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि अगर हम किसी भी मतलब कि डायरेक्शन मूव करना चाह रहे हो उस वक्त हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। अब लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज मींस अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात की, जब भी हमारे पास रेट ऑफ की बात आती है दैट मींस डिवाइडेड बाय टी, ये याद रखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है बॉडी का वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फोर्स, और ये जो अप्लाइड फोर्स है ये कब अप्लाई की जाती है, जब हमने डायरेक्शन को चेंज करना, या अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास पी अपॉन टी है। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई की तो ये जो फोर्स है यहाँ पर भी हमारा पी अपॉन टी है, इस डायरेक्शन में की यहाँ भी हमारा पी अपॉन टी, उसी डायरेक्शन में वो बात होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमारे पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर ये कर रहे थे, यहाँ पर ये ऐसे भी आएगा, कर्व में भी आ सकते थोड़ा सा, अगर एंगल का ज्यादा चक्कर नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन की इसमें ज्यादा बात होगी, ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है सेम वही चीज होगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, ये तो पता ही है, आपको कोई एक थप्पड़ लगा दे तो आप बदले में दो थप्पड़ लगाओगे, दोनों से एक तो लगा ही दोगे। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। the opposite हमारे पास नेगेटिव साइन से आ रहा है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। क्या डिस्कशन करेंगे, क्या रखा है डिस्कशन में, बहुत कुछ रखा है बेटा, डिस्कशन तो सारा कुछ है हमारे लिए। देखियो देखिए जो लॉ है वो क्या कहता है कि हर एक जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब तक इसको क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंपेल नहीं किया जा रहा है टू चेंज इट्स स्टेट, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। तो ये तीन हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा क्या कहता है, अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे रह रही है, उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी तो मतलब वो रेस्ट के रिलेटेड है। फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर है, उसके ऊपर हमने धक्का लगाया
ठीक है, तो वो मूव करेगी। धक्का नहीं लगाया तो वहीं पड़ी रहेगी। आपके सामने चेयर पड़ी है, आपका बेड पड़ा है, ठीक है, आपके सामने टेबल है, आपका कंप्यूटर है, सारा कुछ वहीं पड़ा है, अपने आप थोड़ा ना हिलते रहते हैं। अगर ऐसी भारी भारी चीजें अपने आप हिलने लगती फिर आप तो डर भी जाओगे, भूत कहाँ से आ गया। क्योंकि इन चीजों को तो भूत हिला सकते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हिला सकते हैं। हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है डोरेमोन वाली कि वो अपने आप मूव करते रहे। ठीक है, तो क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है स्टेट ऑफ रेस्ट पे पड़ी हुई चीजों को मूव करने के लिए, उनकी पोजीशन को, उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए। वो क्या है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करता है, कोई बॉडी मोशन में है, ये आ गई आपके साइकिल मोशन में है, ये स्ट्रेट पाथ पे चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कह लो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लो, एक ही बात, उसी में चलती रहेगी जब तक क्या है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। अब मैंने क्या किया, मैंने ना, आप मेरे सामने बैठे हो, इमेजिन कर लो मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने ये बड़ी सारी बोल के है, थिंक नहीं, रोल पड़ा था, मैंने इसके ऊपर हल्का सा धीरे से किक किया और वो धीरे धीरे रोल करते हुए आपकी तरफ आ रही है। आप काफी दूर बैठे हो, वो रोल करती करती क्या है, कुछ समय बाद स्लो होने लगी और आपके पास पहुंचने से पहले ही वो रुक गई। यानी कि मेरा गोल नहीं थी वो, मैंने गोल नहीं किया, तो वो धीरे धीरे स्लो हो रही है, फिर अल्टीमेटली आके वो स्टॉप हो रही है। क्यों? बॉल और फ्लोर के बीच में जो है हमारे पास क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शन, which is trying to slow down that ball and trying to stop it from its state of motion to state of rest। उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सिर्फ स्पीड को हम इंक्रीज नहीं, सॉरी डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज भी कर सकते हैं। स्कूटी चलाते हुए रेस नहीं दबाते, साइकिलिंग करते हुए पेडल तेज तेज करते रहो, या स्लोप के ऊपर हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, चाहे पेडल तब चलाओगे ना फिर भी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। क्यों? उसमें जो है हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, यानी कि अपोजिंग फोर्स के कम एक्ट करेगी। हमारी अप्लाइड फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स से ज्यादा जब हो जाएगी, तब हमारी स्पीड जो है इंक्रीज भी हो सकती है। सीधी सी बात है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। कोई भी बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, वो अपनी डायरेक्शन में अपने आप चेंज कर सकती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती। डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि आपको हैंडल घुमाना पड़ेगा, आपको स्टीयरिंग व्हील घुमाना पड़ेगा, चेंज करनी पड़ेगी उसकी डायरेक्शन, वो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ये थर्ड पार्ट हो गया, सारे के सारे 9th क्लास में पहले किए हुए हैं। ठीक है, अब जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये फोर्स को डिफाइन करते हैं। क्यों? हर एक बात में तो हम क्या, एक कंपेलिंग फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो चेंज इट्स स्टेट, टू चेंज इट्स डायरेक्शन, राइट। तो इसमें क्या हो गया, अगर बॉडी रेस्ट पे यूनिफॉर्म मोशन में है, वो किस चीज पे रह रही है, जब वही एक्सटर्नल फोर्स लगाई जा रही है। तो जो फोर्स क्या है वो भी क्या करती है, वो स्टेट ऑफ, मतलब चेंज ऑफ स्टेट को वो चेंज कर देती है ना, कोई स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन को वो चेंज कर देती है। तो जो वो अप्लाइड फोर्स है वो क्या होगी, हमारी फोर्स। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब क्या अप्लाइड फोर्स इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो उसकी स्टेट और चेंज ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाए। अब हमारे घर है, घर के बाहर जाओ, जो मेन दीवार है उसके ऊपर धक्का लगाओ, हिला पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा सारा पत्थर ले लो, बहुत चट्टान भरा पत्थर है, चट्टान को ही हिला के दिखा दो, कहोगे हम कौन से हनुमान है, कोई हनुमान जी में तो थी पावर, हमारे अंदर नहीं है, हम आ नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी भी टेंडेंसी होती है जब अप्लाइड फोर्स से कुछ भी नहीं कर पाते, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज नहीं कर सकती। यानी कि वो ठीक ठाक क्वालिटेटिव सी डेफिनेशन दे रही है, फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन दे रही है। फोर्स भी तो मतलब अपने आप में फिर वही है ना, ये तो अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अप्लाइड फोर्स
लाइट फोर्स दैट मीन्स जो हमारी तरफ से अप्लाई की जा रही है या नेचर की तरफ से अप्लाई की जा रही है, जैसे कि फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे बड़े बड़े चेंजेस भी नहीं ला सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो काइंड ऑफ एक क्वालिटेटिव आइडिया या आइडिया दे देते हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये लॉ ऑफ इनर्शिया से ही लिया गया है। तीनों पार्ट जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को सेटिस्फाई करके, मेरी ख्याल से मुझे दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, सॉरी ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एनर्जी ऑफ बॉडी फर्स्ट लॉ भी यही चीजें बताता है, जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में वो मोशन में रहेगी, जब तक उसको उसको नहीं अप्लाई की जा रही। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अब आती है मुद्दे की बात। एग्जाम्पल्स में क्या है, एक हॉर्स है, घोड़ा है, that suddenly starts running। घोड़ा है, एकदम से भागने लग गया, रेस्ट पे था हॉर्स, इसके ऊपर था राइडर, आप, रेस्ट पे था, एकदम से भागा, जर्क लगा आपके ऊपर पीछे की तरफ। क्यों? जो लोअर पार्ट है आपकी बॉडी का, वो तो हॉर्स के साथ कांटेक्ट में है, वो तो लोअर बॉडी पार्ट तो क्या है, हॉर्स के साथ मोशन में चला जाएगा आगे की तरफ, लेकिन अपर बॉडी पार्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसके ऊपर जर्क लगेगा, पीछे की तरफ आप हो जाओगे। अगर ये जर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो लोअर बॉडी भी कांटेक्ट छोड़ देगी, आप पीछे की तरफ लुढ़क के गिरते हो। अगर हॉर्स की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है या आपने अच्छे से उसको पकड़ रखा है, तो देर आर चांसेस कि आपको एकदम से जस्ट एक झटका लगेगा, झटका लग के हो सकता है आप ऐसे टेढ़े भी हो जाओ, लेट के ही जाओ घोड़े के ऊपर, ठीक है, बट आप घोड़े पे रहोगे। अगर घोड़ा और भी धीरे है, एकदम से भागा बट और भी धीरे, तो एक बार जस्ट एक धक्का लग गया तो पीछे की तरफ वापस से आप उसी पोजीशन पे आ जाओ। सेम वही चीज, बस एकदम से स्पीड पकड़नी स्टार्ट हुई, एकदम से स्पीड पकड़नी, आप पीछे की तरफ हो गए, आप बस के अंदर खड़े हो, पीछे की तरफ हो गए, जब एकदम से स्पीड बढ़ा देगा, जब एकदम से रुकेगी बस, क्या होगी, आगे की तरफ गिरोगे। कार में जा रहे हो, पापा ने एकदम से ब्रेक लगाई, आप आगे की तरफ धकेले जाओगे, आगे की तरफ मूव करेगी, आपकी अपर बॉडी करेगी, आपकी टांगे नहीं आगे तरफ जाएगी, आपकी कमर के ऊपर वाला पार्ट जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये तो पता ही है हमें। फिर है जो डस्ट है, उसको रिमूव किया जाता है। भाई कौन सी डस्ट, कैसी डस्ट, बताती हूँ। कारपेट की डस्ट जो होती है, मान लीजिए हमारे घर में कारपेट है, ये मैट ले लो, मैट है छोटा सा, ये कारपेट है, उसको क्या किया हमने, छत के ऊपर से के बाहर की तरफ पकड़ लिया, या उसको के तार के ऊपर के, जो कपड़े सुखाने वाली तार होता है स्टैंड, उसके ऊपर हैंग कर दिया। जब हैंग किया, उसके अंदर जितनी भी धूल मिट्टी थी उसको रिमूव किया, जब हमने उसके ऊपर जोर जोर से थप्पड़ लगाए, नहीं डंडा मारा, मम्मी झाड़ू मारती है या डंडा मारती है, या वो जो जाले साफ करने वाली वो जो हमारी स्टिक होती है वो मारती है, तो उसमें से कितनी ज्यादा धूल निकलती है, सब धूल धूल हो जाती है। दिवाली की सफाई के टाइम होता है ज्यादातर तो देखने को, तो क्यों होता है भाई, जो कारपेट है या मैट है, वो जब डाली गई थी सुखाने के लिए या कुछ लिए, उसको मतलब हैंग किया गया था, वो रेस्ट पे थी, तो मैट के साथ डस्ट पार्टिकल से वो भी रेस्ट पे थे। जब उनके ऊपर डंडा पड़ा तो मैट तो मूव कर गई, लेकिन जो पार्टिकल्स थे उनकी कोशिश थी हम रेस्ट पे रहे, बट वो नहीं कर पाए, तो इसलिए वो क्या है, मैट जब आगे पीछे होती है, मान लीजिए ये मैट है, ये जब आगे होएगी तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे निकल जाएंगे, जब ये पीछे होगी तो डस्ट पार्टिकल्स ऐसे यहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी कोशिश होती है हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट पे रहे, इसी कारण वो जब उसको हैंग किया जाता है मैट को या कारपेट को, तब ही वो जो है बाहर निकलते हैं। सेम आती है जब हम फ्रूट की जो एक ब्रांच है, उसके ऊपर ढेर सारे मैंगोज लगे, आजकल मैंगोज का सीजन है, मुझे भी मैंगोज बहुत पसंद है, इतने सारे मैंगोज लगे, लेकिन मेरे से तो ये बहुत ऊपर है, मैं तो सीढ़ी भी चढ़ दूं, मैं तो है भी छोटी सी, मेरा तो नहीं हाथ पहुंचेगा, तो मैंने क्या किया,
स्टिक के साथ, डंडे के साथ इसको जोर जोर से के इस ब्रांच के ऊपर मारा, या मेरे पास कोई ऐसा एक डिवाइस आ गया जिससे मैंने इस ब्रांच के एक कोने को पकड़ के जोर जोर से ऐसे ऐसे हिला दिया। ऐसे ऐसे हिलाने से, स्टिक के मार के उसको हिलाने से क्या होगा, ब्रांच मोशन में आ जाएगी, लेकिन उसके साथ जो पत्ते और फ्रूट्स लगे हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट की टेंडेंसी में रहेंगे, जिनके कारण उनको जर्क लगेगा। और जर्क के कारण क्या है, जो मैंगो या फ्रूट्स कह लो, फ्रूट्स और पत्ते जो है उससे टूट के निकल जाएंगे, जिनका मतलब कि उसके साथ कनेक्शन वीक होगा। तो देखो जो कच्चा है, जो राइप नहीं हुआ अभी प्रॉपर्ली, ये पत्ता अभी नया निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ होता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा हिलाने पे मतलब निकलेगा। जिनका मतलब वो जो तना होता है, जो ऐसे फ्रूट के साथ वाला ये जो तना होता है ब्रांच के साथ, जो ये वीक हो जाए तो वो इजिली क्या टूट जाता है। कभी नहीं टूटते, लेकिन जिनके ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का असर हो जाता है वो तो कर ही जाते हैं। ठीक है। अब एक मतलब काइंड ऑफ एंटरटेनिंग सी एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर मैंने गत्ता रखा है, गत्ते के ऊपर रख दिया कॉइन, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो। दोनों चीजें रेस्ट पे पड़ी है। मैंने इस गत्ते को पकड़ा और एकदम से खींच दिया, एकदम से पूरा को तो फोर्स लगा के, ऐसा भी नहीं खींचना कि ग्लास भी गिर जाए। तो कांच का ग्लास मत लेना वरना मम्मी पीटेगी, स्टील का ग्लास ले लेना। ठीक है, एकदम से जब आपने इस गत्ते को खींच दिया, जो कॉइन है वो रेस्ट की टेंडेंसी को मेंटेन करने के चक्कर में वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। शायद आपने वीडियोस देखी हो, जो राउंड टेबल होता है, राउंड टेबल के ऊपर के कपड़ा टेबल क्लॉथ बिछाया होता है, उसके ऊपर ढेर सारा खाना होता है, कांच के गिलास होते हैं, ठीक है, प्लेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो कपड़े उसको जब एकदम से खींचते हैं हम, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने के चक्कर में जो खाना है थोड़ा सा डगमगाता है, वहीं पे रह जाता है। लेकिन इसी कपड़े को अगर आप प्रॉपर फोर्स लगा के, प्रॉपर वेलोसिटी के साथ नहीं खींचते हो, यानी कि कम फोर्स लगाते हो, कम वेलोसिटी लगाते हो, तो सारा का सारा खाना क्या गिर जाएगा टेबल के साथ, तो वहां पर मैस क्रिएट हो जाएगी। सेम इसी में इसको करोगे तो फिर या तो ग्लास जाएगा, ये कॉइन बीच में नहीं गिरेगा, वो आपके मतलब गत्ते के साथ ही निकल जाएगा। गत्ता स्मूथ होना चाहिए, ये ना हो रफ सा हो, जिसके कारण ये प्रॉपरली हो ही ना पाए। लकड़ी भी ले सकते हो, लकड़ी का पतला सा जैसे प्लाई होती है ना, वो एज वेल ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो थी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे। अब करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन की, जो हॉर्स है वो तेजी से भाग रहा था, ठीक है, ये हॉर्स है, आप इसके ऊपर के बैठे थे, वो बहुत तेजी से भाग रहा था, एकदम से रुक जाएगा, आप आगे की तरफ हो गए। जैसे बस वाली है, बस बहुत तेजी से चल रही थी, एकदम से स्टॉप हुई, ब्रेक लगाई और आपके आगे की तरफ छुट गई। ठीक है, अब चलती हुई बस से अगर आप बाहर निकलो, या चलती हुई ट्रेन से अगर आप बाहर निकलो, जैसे ही आदमी बाहर निकलते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वो गिरता है। ठीक है, क्यों, पर्सन की टेंडेंसी होती है मूविंग बस के साथ मूव करने की, लेकिन मूविंग बस और ट्रेन जितनी हमारे पास रिजॉल्व नहीं होती है, हमारी रिजॉल्व से बहुत कम होती है, क्योंकि जब हम उठते हैं तो काइंड ऑफ हमारी कोशिश होती है रेस्ट पे आने की, और लोअर बॉडी तो रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन अपर बॉडी को वो आदत नहीं पड़ती है अभी, उसको कुछ तो सेकंड्स चाहिए, तो ऊपर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाती है। सिमिलरली जो एथलीट है, अगर वो मतलब कि बहुत लंबे टाइम, लंबे रास्ते से वो भागता आ रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, यहाँ पर उसका क्या है, फिनिश लाइन थी, यहाँ तक वो आ गया, लेकिन अगर वो एकदम से यहीं पे रुक जाएगा ना, यहाँ पे, तो उसको इंजरी हो जाएगी लेग को, क्योंकि उसकी बॉडी जो लोअर बॉडी है इनर्शिया ऑफ मोशन में है, मोशन में है, तो उसको अपनी स्पीड को पहले स्लो करना पड़ेगा, धीरे धीरे जाके वो आगे तक जाएगा, फिर जाके रुकेगा, ताकि जब उसको लगेगा कि हाँ मुझे रुक जाना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इंजरी ना आए। सिमिलरली क्रिकेट मैच में जब हम बॉल को कैच करते हैं, जो प्लेयर है बॉल को कैच करता है, वो इस तरफ से आ रही है, वो यहीं पे नहीं अपने हाथ ऐसे उसको रोकता, हाथ में इंजरी हो जाएगी, बॉल की स्पीड पता है कितनी ज्यादा होती है, तो क्रिकेट मैच में जो बॉल यूज की जाती है, तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ करेगा, नीचे की तरफ करेगा, अगर ऊपर से आ रही है हाथ नीचे की तरफ करेगा, इस तरह से आ रही है तो हाथ पीछे की तरफ करेगा, साइड से लेके, ताकि बॉल जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में है, उसको रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
जो टाइम लग रहा है वो अपना पूरा टाइम ले ले और वो धीरे आराम से रेस्ट पे आए, ताकि जो उसको पर्सन जो उसको कैच कर रहा है या पकड़ रहा है उसको दिक्कत ना आए, उसको कोई इंजरी ना हो। ठीक है। तो फायरमैन है, रेलवे इंजन को क्विकली मूव करता है। ठीक है। तो मतलब कि वो कोल शोवल को जब वो फनेस के पास लेके आता है उसको जल्दी से दूर कर देता है, फिर रुक जाता है। ठीक है। क्यों? जो शोवल है उसको रेस्ट में आने का मौका मिल जाता है, और कोल क्या है फिर वो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहता है, यानी कि ये कोल हम बर्न कर रहे हैं, ये शॉवल है। ठीक है। इसके अंदर डाला, बाहर निकाल के रुका, फिर डाला, फिर बाहर निकाल के रुका ताकि मोशन में है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट में आने के टाइम हो जाए, और ये मोशन में होता होता आगे जाके कोल वाले फर्नेस में गिरता है। अब एक चीज और, बॉल थ्रोन अपवर्ड इन अ मूविंग ट्रेन कम्स बैक इनटू थ्रोज हैंड। हाउ? बॉल है, मूविंग ट्रेन में ऊपर की तरफ थ्रो की गई, वो वापस से क्या थ्रोअर के हैंड में आ जाएगी। जो बॉल है वो एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी एक्वायर करती है ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन की मतलब कि ट्रेन की छत के ऊपर नहीं, छत के ऊपर करोगे यहाँ पे थ्रो करोगे आप तब तक यहाँ पहुंच जाओगे, बॉल यहीं पे होगी तो पीछे गिरेगी। मूविंग ट्रेन मीन्स इसके अंदर ट्रेन मूव कर रही है, इसने क्या बॉल ऊपर की तरफ ही छाली। अब जैसे कि तो मतलब कि ट्रेन मूव कर रही है तो पर्सन को तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो बॉल पीछे रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, जो बॉल है जब पर्सन उसको उछालता है ये भी उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। ठीक है। जब वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेन के एक मतलब कि पूरे बॉक्स के अंदर होती है तो वो उसको अडेप्ट कर लेती है। बाहर क्या है, एयर एयर वगैरह है, ठीक है, या अदर जो फोर्सेस है वो एक्ट करती है, जो बॉल को क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेने से रोकती है, अपोज करती है, इसलिए वो पीछे की तरफ ही रह जाती है, वहीं पे रह जाती है, आदमी आगे निकल जाता है। बॉल नहीं पीछे की तरफ जाती, बॉल ऊपर ही रह जाती है। ठीक है। तो चाहे अपवर्ड मोशन है चाहे डाउनवर्ड मोशन है, यानी कि आप इसको नीचे भी फेंक रहे हो तो भी वापस जब उछल के आएगी फ्लोर के पास ही आएगी, बिकॉज इस पूरे सिनेरियो में क्या है, ये अपने आप को क्या इसके साथ ट्रेन के साथ या मूविंग जो व्हीकल है उसके साथ अडेप्ट कर लेती है। तो जब वो अडेप्ट करती है उस सिनेरियो में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। अब है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है, लाइट को शार्पन कर रहे हो, उसमें से जो स्पार्क्स निकलते हैं फ्रॉम द ग्राइंडस्टोन, वो क्या है, मान लो ये हमारे पास ग्राइंडस्टोन है, यहाँ पर नाइफ है, जब स्पार्क्स जो निकलेंगे वो टेंजेंशियली ऐसे ही निकलेंगे, ऐसे टेंजेंशियली जाएंगे। क्यों? वो डायरेक्शन को उसी डायरेक्शन में एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है। व्हीकल है वो मूव कर रहा है, तो जो मिड है, मान लीजिए व्हीकल है वो इस तरफ मूव किया तो आप जो है इस तरफ को थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे, इस तरफ व्हीकल मूव किया आप इस तरफ को बेंड हो जाएंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। और मान लीजिए जो व्हीकल है उसके जो टायर्स है उसके ऊपर कुछ मड लगा है, तो व्हीकल जब इस तरफ जाएगा तो जो मड है वो टेंजेंशियली फ्लाई ओवर करेगा, ऐसे टेंजेंशियली जाता है। ऐसे ही होता है ना, जब पानी में से भी निकलते तो पानी के जो अ, होते हैं वो टेंजेंशियली निकल के आते हैं, पानी की ड्रॉप्स में टेंजेंशियली जाती हैं। अगर ज्यादा पानी तो वो ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में होके जाती है, लेकिन जाती है वो पहले टेंजेंशियली बाद में पैराबोला बनाती है। ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब डॉग या लायन हेयर को मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जिगजैग मोशन में भागते हैं, क्योंकि हेयर को तो अपनी डायरेक्शन पड़ता है, वो तो अपने माइंड से वर्क कर रहा है, लेकिन लायन को नहीं ना पता तो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर उस वक्त उसकी वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कई बार वो जो मतलब हिरन है वो पकड़ में नहीं आती है, हेयर है वो पकड़ में नहीं आता जल्दी, वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन फॉलो करते हैं, जानवर भी देखते हैं। तो दैट इज अप टू टुडे। आज अभी तक इतना ही करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कल को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है।